हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, तो बहुपद जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण क्या होते हैं? अब देखिए, रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 0, या x प्लस वाई बराबर 1, या 2x बराबर 5, 3, कुछ भी कर सकते हैं। और 2i प्लस 3 बराबर 0। तो ये जब है, देखिए इसमें जो चर दिए गए हैं आपको एक्स वाई, उसकी जो अधिकतम घात है वो एक है, तो इन्हें हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो एक बार पुनः समझिएगा, रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक चर रैखिक समीकरण। एक चर रैखिक समीकरण, देखिए एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण। अब देखिए, चूंकि एक चर रैखिक समीकरण कहा गया ना, तो इसमें ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, उसे हम एक चर रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x बराबर 5, y माइनस 3 बराबर 0, z प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें अगर हम देखा जाए, ये z है, तो देखा जाए x, y और z जो आपको दिए गए चर हैं, उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक, प्रत्येक समीकरण जो है वो एक एक ही चर की है। हालांकि अलग अलग चर है वो बात अलग की, लेकिन इस समीकरण में देखें तो एक चर, इस समीकरण में देखें तो एक चर, इस समीकरण में देखें तो एक चर है। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, उसे हम एक चर रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम दो चर रैखिक समीकरण की। देखिए, दो चर रैखिक समीकरण आपके क्या होते हैं? दो चर रैखिक समीकरण, तो जो दो चर रैखिक समीकरण, नाम से स्पष्ट है कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे हम दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे हम दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो x प्लस वाई बराबर 2, और कुछ भी हो सकते हैं, t प्लस यू बराबर 0। तो यहां से t और u में समीकरण आपका हो गया, चर में हो गया, और ये x y चर में है, ये t और u चर में है। तो इस तरीके से जो है आपके, जिसमें दो चर हो और वो रैखिक भी होना चाहिए, यानी उनकी जो घात हो वो केवल एक हो, तो उसे हम दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दो चर रैखिक समीकरण। अब हम बात करते हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म की। अब देखिए, दो चर रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या होता है? तो दो चर रैखिक समीकरण युग्म आपका, युग्म से ही क्लियर होता है। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है उसमें दो होनी चाहिए। भाई किसी भी चीज का अगर आपको जोड़ा बनाना है तो उसमें दो वस्तुओं को लेना होगा, तो तभी वो जोड़ा बनेगा। तो जैसे हमने कहा दो चर रैखिक समीकरण युग्म, यानी क्या होते हैं? दो ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 5, तो यहां पर देखें ये बन गई समीकरण एक और ये बन गई समीकरण दो। तो इसमें दो समीकरण आपको दी गई, यानी एक युग्म दिया गया है, यानी जोड़ा दिया गया है। तो ये कहलाएगा दो चर रैखिक समीकरण युग्म। यानी ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उन्हें हम दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं, और उसमें दो समीकरणें होनी चाहिए। या इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, दो ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा दो चर रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपका कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा जैसे आपको रेखाएं दी गई, क्योंकि यहाँ पे अभी इसका हमको जो समीकरण हमको दी गई उसका हम लोग देखिए ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं रेखाएं। तो पहला होता प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? यानी दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो, तो वो दोनों प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। और दूसरा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना काटती हो और साथ ही साथ उनके बीच का जो कोण हो वो 0 डिग्री हो, तो वो दोनों जो है आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब संपाती। संपाती रेखाएं यानी दो ऐसी रेखा जो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इसके ऊपर ही अगर दूसरी रेखा खींच दी जाए तो वो कहलाती है संपाती रेखा। देखिए जो प्रतिच्छेद रेखा होती है उसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का मतलब उसके अलावा कोई हल नहीं होगा उसका। समांतर के इसका कोई हल नहीं होता है, और इसके रूप से अनेक हल होते हैं। ये होता है आपका कि अगर जो हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, सॉरी अद्वितीय यानी एक हल होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और जो समांतर रेखाएं दी गई हैं उसके जो है वो उसका कोई हल नहीं होगा। और जो आपकी संपाती रेखाएं होती है उसके अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब इसके ऊपर भाई ये हर बिंदु पर इसको काट रहा है, एक दूसरे को टच कर रही है रेखाएं, तो इसके जो है जितने भी बिंदु ये है सब, और प्रत्येक बिंदु पर इसमें कितने बिंदु है, असंख्य बिंदु हो सकते हैं रेखा पर, तो वो जो है उसके उस रूप से अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित तो असंख्य होता है, तो अपरिमित रूप से इसके जो है वो अनेक हल हो सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। जैसा कि पहली एक्सरसाइज आपको दी गई है 3.1, 3.1 जो एक्सरसाइज आपको दी गई उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इसने ये दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बीजगणितीय रूप क्या होता है? बीजगणितीय रूप जैसे x + y = 2 लिखा हो, यानी बीज गणित के रूप में उसको लिखना जो होता है वो आपको बीजगणितीय रूप कहलाता है। यानी बीजीय व्यंजक के रूप में जो समीकरण लिखा होता है वो उसका बीजगणित रूप कहलाएगा। यानी जो चर और अचर के साथ लिखा गया समीकरण होता है वो आपका बीजीय समीकरण होता है। तो इसमें पहला इसने ये कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें दोनों की वर्तमान आयु मान लीजिएगा। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष व आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ये दिया। ये हमने मान लिया कि माना आफताब की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष है और जो उसकी पुत्री की आयु है वर्तमान आयु वो y वर्ष है। तो पहली शर्त के अनुसार, एक मिनट, यहां से एक चीज देखिएगा। अब उसमें जो है हम उसने ये कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व जो है हम आफताब की आयु कितनी थी वो निकाल लें और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी वो निकाल लीजिए। यहां से लिखिएगा 7 वर्ष, यहां पे लिख दीजिएगा पहली शर्त अनुसार, तो इसमें लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो अब ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जैसे आज हम लोग 25 वर्ष के हैं
अगर हम आज 25 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पूर्व जो हम थे वो कितने साल के थे? तो 7 वर्ष पूर्व हम लोग 18 साल के थे। भाई 7 वर्ष पहले यानी जितना वर्तमान है उससे 7 वर्ष माइनस कर दिए गए, तब जाके हमारा पहले हम कितने वर्ष के थे वो निकल आया। तो उसी प्रकार जब आफ्ताब जो है आपका वो x वर्ष का है इस समय, और 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, 7 उसमें से माइनस कर देना, इतने वर्ष, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो ये हो जाएगी। अब इस समय उसकी वाई है तो 7 वर्ष पहले उसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए पहली शर्त में उसने ये कहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी जो आफ्ताब है उसकी जो आयु थी 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी थी उसके पुत्री की आयु के। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए जो आफ्ताब की उम्र है ये जो थी वो 7 गुनी थे उसकी पुत्री के, y-7 ये था। भाई आफ्ताब जो है 7 वर्ष पहले कितनी आयु थी, पुत्री कितनी थी, तो आफ्ताब की आयु थी, उसने ये कहा कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु का 7 गुना था, तो ये जो है ये इसका 7 गुना है। इसको हल कर दीजिएगा, x-7 आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 7y और 7 का गुणा होगा तो 49 हो जाएगा। सबको इधर ले आइए, तो x ये हो जाएगा -7y -7 और प्लस का ये 49 हो जाएगा, इधर आएगा बराबर 0। तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा ये x-7y, और यहां से माइनस कर देंगे तो ये प्लस का 42 हो जाएगा। तो ये बन गई पहली समीकरण, ये हो गया। अब उसने क्या कहा है अगली कंडीशन में, द्वितीय शर्त में, कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद का मतलब जिससे आज हम लोग 25 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद जो है हम लोग 28 वर्ष के हो जाएंगे, यानी 3 उसमें जितना अब है उतना उसमें 3 उतना जोड़ देना जितना आगे हमको जानना है। तो उसने ये कहा है, तो द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार उसमें ये कहा गया है, तो द्वितीय शर्त के अनुसार 3 वर्ष पूर्व बाद आफ्ताब की आयु, सबकी आयु निकाल लीजिए दोनों की, कितनी हो जाएगी। तो इसकी जो आयु होगी 3 वर्ष बाद, अब अगर x है तो 3 वर्ष बाद 3 + x वर्ष हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। अब जो है 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु निकल आया। अब इन दोनों का क्या करना है, जो कंडीशन उसमें दी गई है। तो अब देखिए उसने क्या कहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा, यानी जो आफ्ताब है वो पुत्री के 3 वर्ष बाद जो है वो 3 गुना ही रह जाएगा। इस तरीके से मिल जाएगा आपका जो आफ्ताब की आयु है 3 वर्ष बाद वो x + 3 है, ये जो है वो 3 गुनी हो जाएगी अपने पुत्री की, ये रह जाएगा। तो यहां से इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y + 9, इसको इधर ले आइएगा तो x - 3y + 3 - 9 बराबर 0। यहां से आ जाएगा आपका x - 3y और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा बराबर 0। ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। तो उसमें आपसे यह कहा गया था कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में इसको निरूपित करना है, अतः बीजगणितीय रूप में आपका क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप दोनों समीकरणों को लिख दीजिएगा, x - 7y + 42 बराबर 0 हो जाएगा और x - 3y - 6 बराबर 0। ये जो आपका बन गया ये बीजगणितीय रूप बन गया। अब इसका ग्राफीय रूप कर खींचना है आपको, तो ग्राफीय रूप को खींचने के लिए आपको एक ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम बोर्ड पे ही ग्राफ बना के आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है। आप लोग जो है इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा कि हमारा एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है।
अब ध्यान दीजिए, ये हमारा मूल बिंदु होता है। देखिए जितनी दूरी आप ये ले रहे हैं उतनी दूरी इतना इस पर भी लेना है, अगर आप ग्राफ पे नहीं बनाते हैं, और जितनी ये दूरी थी उतनी ही दूरी इधर आपको लेना है नंबर की, और उतना ही इधर रखना है आपको, बराबर दूरियां ले लीजिए। फिगर कभी गलत नहीं होगा। उसने कहा है ग्राफी रूप, ये है आपका ग्राफी रूप। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो दो समीकरणें आपको मिली हैं उन दोनों समीकरणों को आप अंतःखंड रूप समीकरण में चेंज कर दीजिएगा। इधर नंबर दे देंगे, इधर हम आज जानते हैं कि प्लस होता है 1 2 3 4। चलिए अभी नंबर हम मत मानिए, क्या मानना पड़े। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों समीकरणों को अंतःखंड रूप में चेंज कर दीजिएगा। यहां से लिखेंगे चूंकि x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 दिया है आपको, तो यहां से आपको 0 दिया गया है। तो देखिएगा इसको अंतःखंड रूप में चेंज करेंगे तो इसको उधर ले जाइएगा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा। माइनस 42 को इधर बट्टे में लिख दीजिए, बराबर 1 बचेगा। तो ये माइनस हो जाएगा x बटे माइनस 42, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 6 42, तो y बटे 6 बराबर 1 बच जाएगा। ये हो गया पहला, ये आपका पहला रूप बन गया। फिर इसी प्रकार दूसरे को चेंज कर लीजिए, तो यहां से लिखेंगे चूंकि x माइनस 3y बराबर सॉरी माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6। अब 6 को इसके नीचे बटे में लाएंगे, या दोनों पक्षों में 6 से भाग कर दीजिएगा। x बटे 6 माइनस 3y बटे 6 बराबर 6 बटे 6। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर ये हो जाएगा। तो यहां से कटेगा, 6 से 6 कट गया, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, तो x प्लस 6 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो ये प्लस लिख लीजिएगा, ये माइनस इसके साथ लिख लीजिएगा, तो माइनस 2 बराबर 1 बचेगा। ये हो गया। अब देखिए अंताखंड रूप समीकरण होता क्या, ये मैं आपको बताते चल रहा हूं। यहाँ पर x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 होता है। ये जो रूप होता है वो आपका अंताखंड समीकरण रूप होता है। इससे आपको जो आप लोग टेबल बनाते हैं उसमें कि एक सारणी बनाइए, उसमें x और y की मान रखिए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसा आपको फिगर बनना है वैसा बड़ी आसानी से फिगर बन जाएगा। तो देखिए अंताखंड रूप में चेंज कर लिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आप लोगों ने लाइन से पढ़ा होगा। देखिए अंताखंड रूप समीकरण का मतलब होता है जैसे x अपान a प्लस y अपान b लिखा हुआ है बराबर 1। तो x अक्ष पर ये कटा हुआ अंताखंड होता है। x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड, जैसे ये आपका ग्राफ है, x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड मतलब x बराबर x का मान a हो जाएगा, ये a हो गया। y पे कटा हुआ अंताखंड b हो गया, ये b हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए, रेखा आपकी तैयार होगी। तो इस तरीके से होता है ये x अक्ष पे कटा हुआ अंताखंड, यानी x का जितनी दूरी पर मान हो वो, और y पर जितनी दूरी पर मान हो वो हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ में निरूपित कर सकते हैं। यहां से देखिए इसका अगर हम देखें तो ये माइनस 42 और 6 आया। तो अगर हम देखिए इसमें मैंने छोटे छोटे खाने मान लिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि भाई मानना है हमको। अब देखिएगा 42 है और 6, अगर हम एक एक मानेंगे तो काफी लंबी लाइन चली जाएगी, ये तो आसान इसमें आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें मान लीजिएगा 4 4 का 1 2 6 6 का मान लीजिए।
तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, 6 6 का अंतरा हम मान लेते हैं पढ़ा करके। ये हो गया 6 12 18, 12 6 18 24, ठीक है अंदर बढ़ा ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर मानते हैं हम 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 12 18 24 30 36 और 42, इधर सब माइनस में रखेंगे और इतनी दूरी लीजिएगा इधर 6 12 18 और 24 30 36, इसको बढ़ा लीजिएगा 42, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इधर 1 2 4 5 6 7, 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36 और 42, इधर 1 2 3 4 5 6 7 6 12 18 24 30 36 और 42, ये सब माइनस में रहते हैं। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहली समीकरण से अगर हम देखें तो x अक्ष पर उसने 42 -42 लिया, तो -42 का मतलब इधर आएगा, ये बिंदु हो गया आपका -42, और ये x अक्ष पर है तो -42 ये हो जाएगा, यहां पर ये बिंदु मिल जाएगा आपको। फिर y पर अगर हम देखें तो 6, तो y +6, तो ये मिल जाएगा +6। आप लोग बराबर दूरियां लीजिएगा, फिगर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर आपको दिया है 1, उससे मतलब नहीं, तो इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए आप, ये मिला के बढ़ा दिया गया। अब इसी प्रकार जो है इसको x पर 6 +6 ये हो गया, और y पे -2, y पर जब -2 लेंगे तो -2 यहाँ कहीं आएगा, मानते हैं आधे से नीचे ही आएगा, तो ये आएगा, तो इसको आप मिला दीजिएगा ऐसे। तो ये दोनों जहां पर काटेंगी ये इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। भाई ये जो रेखा आपकी है वो है आपकी x - 7y + 42 बराबर 0 की, और ये जो रेखा है आपकी ये जो रेखा है वो किस समीकरण से मिली है आपको, x - 3y - 6 बराबर 0 से। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। आपको पटरी से खींचेगा बहुत अच्छा फिगर आएगा आपका। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी प्रश्न का जो ग्राफ खींचना है हमको, तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, तो ज्यामितीय रूप का मतलब हो गया ग्राफीय रूप ही होता है आपका, और बीजगणितीय रूप जो भी मैंने आपको बताया है वो होता है। तो यहां से सेकंड है, तो इसमें मानना पड़ेगा आपको, माना एक बल्ले का, भाई खरीदा है उसने तो क्रय मूल्य हो जाएगा, का क्रय मूल्य बराबर ₹100 व एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर ₹Y मान लिया गया। पहली शर्त के अनुसार जो उसने खरीदा, कुल उसने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 बल्ले की कीमत जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, और 6 गेंदें खरीदी तो एक गेंद की y है, तो 6 गेंद की हो जाएगी 6y। फिर दोनों को जोड़कर उसने जो पैसा दिया वो ₹3900 दिया। कितना दिया? ₹3900 दिया। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में उसने ये कहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ले की कीमत हमने x मान रखी है
और 3 की जो कीमत है, तो दोनों को जोड़ेंगे भाई। 3 की जो कीमत है वो 3y है, और दोनों का योग, उसने दोनों को मिलाकर कुल कितना पैसा खर्चा किया, 1300 रुपए में खरीदी, तो 1300 रुपया हो जाएगा। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। तो अतः बीजगणितीय रूप आपका जो मिलेगा वो मिला आपको x + 6y बराबर, आप इसको इधर बराबर करके 0 भी लिख सकते हैं या इसी रूप में लिख दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर। अब इसका ज्यामितीय रूप बनाना है आपको। तो ज्यामितीय रूप खींचने के लिए आपको उसी प्रकार से एक ग्राफ क्रिएट करना होगा, उसी ग्राफ पे आप इसको खींचेंगे। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको यही बीजगणितीय ज्यामितीय निरूपण करना है। तो इसके लिए भी आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो समाप्त हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।